नमस्कार दर्शक मित्रों। बुधवार 15 अप्रैल की ये सलोनी सांझ पे आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त जय नारायण व्यास। दोस्तों, शायद आपने वो कहानी पढ़ी होगी जिसमें दो बिल्ली और एक बंदर की बात आती है। एक रोटी के लिए वो झगड़ती है और बंदर बीच में आकर ये पूरा मसला अपने हाथ में ले लेता है। मैं न्याय करता हूं, आ जाओ मेरे पास। एक तराजू लाया जाता है। जानबूझकर बंदर वो रोटी के दो टुकड़े ऐसा करता है कि एक थोड़ा सा ज्यादा हो, तो वो पलड़ा भारी हो जाता है। तो एक और झुकता है, ये एक बिल्ली यहां बैठी है, एक वहां बैठी है। तो बंदर वो रोटी ले लेता है, बोला ये ज्यादा वजन है, इसमें मैं थोड़ा कम कर दूं, करके उसमें से एक कोर खा लेता है। फिर से तराजू उठाता है, तो अब की बार ये पलड़ा भारी हो जाता है। ऐसा करते करते बंदर पूरी रोटी सफा कर जाता है और बिल्लियां देखती रहती है। तो ये बंदर बांट कहते हैं इसको। बंदर बांट में भला बंदर का ही होता है। बंटवारा करने के लिए उसको न्याय करना सौंपने वाली बिल्लियों का कभी नहीं होता। कुछ इसी तरह के कुछ मसले ये अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध की जो विभीषिकाएं हैं, उसमें भी आपके लिए मैंने खास ढूंढ के निकाले। आपकी ये चैनल वो रन ऑफ द मिल टाइप, यानी कि जो चिला चालू मसले हैं, नहीं, वो ऐसे मसलों को हम टच नहीं करते जो पूरी दुनिया चर्चा करती है। आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। ये तो कहावत है जो हमारी गुजराती भाषा में है कि चिले चिले गाड़ी चले, यानी पटरी पे गाड़ी चलती है। चिले चले कपूत, यानी जो कपूत है वो बाप दादा ने जो तय किया हुआ रास्ता है उसको छोड़ के यहाँ कहीं भी यहाँ वहां नहीं जाता, कहीं साहस नहीं करता। मगर वो चीले ना चले, वो पटरी पे, वो रास्ते पे तीन लोग नहीं चलते। कौन नहीं चलते? घोड़ा। एक जातवान घोड़ा जो है वो उछलता हुआ जाता है, छलांग मार के रास्ते में अवरोध आता है, पार कर जाता है। दूसरा कौन? सिंह। क्या गिर के जंगल में आप गए शासन में कभी? सिंहों के लिए कोई खास मार्ग योजना बनी है कि सिंह यही मार्ग पे चलेगा? नहीं। सिंह अगर शिला पर भी बैठ जाए तो सिंहासन कहलाती है। तो घोड़ा, सिंह और सपूत। सपूत यानी कि जो उत्तम गुण वाला पुत्र है, चतुर है, विद्यावान है, साहसी है, वो भी ये चीले जो पड़े हुए हैं, जो रास्ते बने हुए, उन पर नहीं चलते, क्योंकि वहां तो जो मिलना है, जिनको लेना है, सब ले चुके हैं। आपको अगर प्रगति करनी है, कुछ ज्यादा पाना है, तो वो जो मार्ग बनाए हुए हैं जिसपे से आम जन सामान्य और आम आदमी गुजरता है, उसको छोड़ के कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तो दो शब्दों की मैंने आपके सामने शब्दावली रखी, एक बंदर बांट और एक ये आम रास्ते से हटकर चलना। अब ये दोनों शब्दों को तीन राष्ट्रों के संदर्भ में आपके सामने मुझे रखना है। पहला संदर्भ है यूरोपियन यूनियन। आप बोलोगे कि यूरोपियन यूनियन को अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग से क्या लेना देना है? उन्होंने तो
नाटो देशों ने तो ना बोल दिया। बिल्कुल सही बात है आपकी। सीधे रूप से चलकर नाटो देश नहीं जुड़े हैं युद्ध के साथ, यहां तक कि दिएगो गार्सिया का बेस भी हम उपयोग में नहीं करने देंगे। इस तरह नाटो राष्ट्रों का स्टैंड रहा है अमेरिका के लिए। तो फिर आप बोलोगे फिर क्या है यूरोपियन यूनियन को? बात यह है दोस्तों कि अमेरिका, इजराइल, ईरान का जो युद्ध हुआ, उसकी सबसे बड़ी अगर नुकसानी है तो न तो इजराइल ने जो अमेरिका के नौसेना वगैरह के या रडार के बेस तोड़ दिए, जला दिए, वो है, न तो इनकी मिसाइल से इजराइल में जो क्षति हुई वो है, न तो ईरान में कुछ निर्दोष बच्चियां समेत 120 से ज्यादा निर्दोष स्कूल की बच्चियों के समेत जो नरसंहार नेतन्याहू ने किया, अमेरिका ने किया, वो है। न तो वो लेबनान में आज तक का सबसे बड़ा और घातक हमला करके करीब 200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया इजराइल ने, वो है। ये मसला ये सब बातों के साथ नहीं जुड़ता, बातों से अलग हटके बात है। ये मसला है खनिज तेल यानी कि फॉसिल फ्यूल जिसको बोलते हैं, उसकी कीमतें बढ़ी क्योंकि एक तो हॉर्मुज स्ट्रेट, हॉर्मुज की समुद्र धुनी, हॉर्मुज डमरू जिसको बोलते हैं, वहां से दुनिया का करीब 5वां भाग यानी 20% ऊर्जा तेल और गैस के स्वरूप में पसार होती है, वो रुक गई करीब करीब। भारत के किस्से में ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, करीब 50% हमारे गैस और खनिज तेल मिलाकर जो ऊर्जा है वो हॉर्मुज डमरू से पसार होता है, तो वो रुक गया। सऊदी अरेबिया वगैरह कई देशों की ऑयल के जो स्रोत थे, इनकी रिफाइनरीज थी, उनको ध्वस्त किया गया पार्टली या फुल्ली। कुल मिला के विश्व बाजार में क्रूड ऑयल जिसको ब्रेंट क्रूड प्राइसेस कहते हैं वो बढ़े। युद्ध के पहले यानी फरवरी के अंत तक जो कीमतें करीब $60-65 प्रति बैरल के करीब थी ब्रेंट क्रूड की प्राइस, वो जाके 100 और 100 के पार निकल गई। और चूंकि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुए, क्योंकि उनका जो एनर्जी का स्रोत है उसका एक बड़ा हिस्सा फॉसिल फ्यूल यानी कि अश्मिगत जो ईंधन है, खनिज तेल और गैस, कोयला, उस पे आधारित है। और वो महंगा हुआ तो वो महंगा होने की वजह से एक मोटे मोटे तौर पर जो बात यूरोपियन यूनियन के प्रमुख जो हैं, प्रमुख एक महिला है उर्सुला वॉन डर लायन, उन्होंने बताया कि मोटे तौर पर करीब करीब 12-13 अप्रैल तक यूरोपियन यूनियन को ये जो फॉसिल फ्यूल बिल की बढ़ोतरी हुई उसकी वजह से 2 अरब यूरो, 200 करोड़ यूरो का बोझ पड़ा है। अगर डॉलर में हम कन्वर्ट करें तो वो 25.7 अरब डॉलर का इन्हें बोझ पड़ा, यानी उनके ऊपर ये कीमतें बढ़ी है। खैर अमेरिका में भी कीमतें बढ़ी है, अमेरिका की बात कीमतें बढ़ने के संदर्भ में नहीं करनी है, मगर ये बात हम पूरी तरह समझ ले कि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज हैं, सभ्य देश हैं,
ये चिंतित है आज इनकी ऊर्जा के मामले में। ऊर्जा की पूर्तता कैसे हो और ऊर्जा के भाव के बारे में क्या किया जाए, और इसके लिए उन्होंने 22 अप्रैल को एक प्रस्ताव प्रकाशित करने की योजना बनाई है, जिसका रिपोर्ट अभी कुछ ही दिनों में यूरोपियन यूनियन के जो प्रधानमंत्री की परिषद है उनके सामने रखा जाएगा, और फिर उसको उसमें जो भी एडिशन ऑल्टरेशन करना है, सुझाव कुछ अगर ऐसे आते हैं तो उसके साथ इनका इरादा है इसको 22 अप्रैल को ये जो रिपोर्ट है ऊर्जा रक्षा, ऊर्जा संरक्षण, जिसको हम एनर्जी सिक्योरिटी बोलते हैं यूरोपियन यूनियन के लिए, और ऊर्जा की कीमतों की वजह से यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्था पे जो बोझ बढ़ेगा उसकी कुल मिला के असर यूरोपियन यूनियन के जो सभ्य देश हैं उन पे क्या रहेगी। यानी इनको ये खाड़ी युद्ध, ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध करीब 1 महीने में 2 अरब यूरो यानी 25.7 अरब डॉलर, 100 रुपया गिन लीजिए आप डॉलर का, रफ कैलकुलेशन के लिए भी है नहीं, 100-200 से कम है, मगर 100 रुपया हम गिन ले तो 2570 अरब, यानी कि 25,000 2,0570 2570, उसके ऊपर 2 शून्य लगा दीजिए तो होगा करीब 27,500 करोड़ रुपये से ज्यादा बोझ यूरोपियन यूनियन के देशों में पड़ेगा। करीब करीब हमारा जो कुल बजट है पूरे साल का उससे आधा हुआ। तो इसीलिए ये चिंता का विषय है, ये युद्ध लंबा नहीं चले, फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़े, ऊर्जा सिक्योरिटी का मामला उनको तंग न करे, ये दिशा में यूरोपियन यूनियन चिंतित है। और करीब करीब इससे क्या रास्ता निकाला जाए उसके लिए वो सब कुछ न कुछ प्रयत्नशील है, और 22 अप्रैल को हमें पता चलेगा कि कौन सा प्लान उन्होंने किया है जिस वजह से ये तकलीफ दूर हो सके। अब आए वो 2 बिलियन जिसके रोटी बंदर खा गया, ये 2 बंदर मिलके ईरान की और यूरोपियन यूनियन की रोटी खा गए ऐसा लगता है, मगर ऐसा नहीं है। अमेरिका, उसको काफी नुकसान हुआ है, कीमतें बढ़ी हैं, $3 पे गैलन वहां मिल रहा था पेट्रोल, वो करीब $4.5 $5 तक पहुंच गया है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था में काफी घटोतरी हुई है। तो क्या अमेरिका नुकसानी में है? अब जो अरबों खरबों रुपया का खर्च किया है उन्होंने, उनका एक एक मिसाइल $200 मिलियन से बढ़कर $2 बिलियन तक का होता है, जिसको ईरान खिलौने की माफक तोड़ देता है। तो क्या पूरा घाटे का सौदा है? हाँ, युद्ध में घाटे का सौदा है अमेरिका के लिए, मगर ये जो तेल की कीमतें बढ़ी, अमेरिका सबसे ज्यादा तेल संग्रह पे बैठा हुआ देश है, उनके वहां भी भूगर्भ से शैल ऑयल निकलता है। उसके अलावा जब तेल की कीमतें गिरती है तब वह अपने भंडार भर लेता है। भारत का विपरीत है, भारत कुल मिला के 15 दिन से ज्यादा स्टॉक कैरी नहीं कर सकता, गैस का तो 0 स्टॉक कैरी कर सकता है। इसी वजह से हम हर रोज कमाते, हम हर रोज खाते, उस तरह की परिस्थिति भारत की है। मगर अमेरिका का ऐसा नहीं है। अमेरिका को आप 5 साल तक बंद कर दीजिए, उसको ऑयल सप्लाई और गैस सप्लाई कुछ नहीं होगा।
उनको उनका रिजर्व यूज करना पड़ेगा। कनाडा ने उनकी नाक दाबी है, कनाडा अभी उनको ऊर्जा नहीं दे रहा है, गैस नहीं दे रहा है, कनाडा उनको तेल नहीं दे रहा है, मगर फिर भी अमेरिकन अर्थव्यवस्था को इसकी वजह से कुल मिला के फायदा हुआ है। फायदा इस वजह से हुआ है कि जो तेल की कीमतें मैंने जैसे आपको बताया कि $60 प्रति बैरल के करीब थी, वो जिस तरह से 28 फरवरी की बात बढ़ी, तो पहले ईरान की बात करें हम, तो ये युद्ध शुरू हुआ उससे पहले यानी 28 फरवरी से पहले रोज की ईरान की आवक जो आई थी तेल से, तेल की बिक्री से, खनिज तेल की बिक्री से, वो $115 मिलियन थी। युद्ध शुरू हुआ, विनाश होता चला, मगर ये इनकी जो आय है वो बढ़कर 115 से $140 मिलियन हो गई। ये मार्च अंतिम आंकड़ों की बात है। मार्च की आवक उनकी प्रतिदिन $140 मिलियन की रही। कोई रिपोर्ट तो इनकी ईरान की आवक इतनी अनाप शनाप बताते हैं कि हमारे दिमाग में भी नहीं उतरेगा, क्योंकि ईरान का तेल का जो व्यापार है वो बिल्कुल भूगर्भ व्यापार है। इस पे जो प्रतिबंध लगे थे और वो प्रतिबंध के विरुद्ध में उन्होंने जो एक सिस्टम डेवलप की है, ईरान का तेल कहाँ जाता है, किसको जाता है, किस भाव से जाता है, अक्सर ईरान ही जानता है और लेने वाला देश जानता है। ज्यादा से ज्यादा चाइना कितना लेता है, चाइना जाता है। तो ये हाल हुआ कि युद्ध के समय दरमियान ईरान अपने तेल भंडारों से जो पैसे कमाता था वो आय दिन ब दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती हुई डबल हो गई, हर रोज दुगुनी आय हो गई उनकी। मार्च 2026 अकेले महीने में ईरान ने $363 मिलियन ऑयल की निकास की। $363 मिलियन, $3.63 बिलियन की ऑयल बिक्री की। ये सही वॉल्यूम कुछ और भी हो सकता है, इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है, मगर ये हम समझ सकते हैं कि ईरान की आवक काफी बढ़ी। युद्ध के जो प्रारंभिक दिन थे उसमें ईरान ने तेल के भाव बढ़ाए। इतना ही नहीं, डॉलर में पैसा लेने के बजाय युआन में पैसा लेना शुरू कर दिया। हॉर्मुज में रोक लगा दी तो अरब देशों को मुश्किल हो गई अपना तेल बेचने की। ये सब को अगर आप मिला लो तो तेल की जो कीमतें थे विश्व बाजार में, हॉर्मुज स्ट्रीट में ईरान ने जो नाकाबंदी की उसकी वजह से काफी बढ़ी, जिसका सीधा फायदा ईरान को हुआ। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में एक्सन मोबिल जैसी बहुत महाकाय तेल कंपनियां हैं। अमेरिका विश्व का एक बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश है, खनिज तेल उत्पादक देश है। तो ये तेल के भाव बढ़े तो अमेरिकन शेल ऑयल के जो उत्पादक और एक्सन मोबिल, शेवरॉन जैसी जो उनकी कंपनियां हैं, उनको बड़ा तगड़ा फायदा हुआ। मार्च महीने में अमेरिका की जो बड़ी ऑयल कंपनियों है उनको अबजों अरबों खरबों डॉलर की आमदनी बढ़ी, मुनाफा बढ़ा। यूएस क्रूड ऑयल का जो रेट पहले $65 प्रति बैरल चलता था वो $110 प्रति बैरल हो गया, यानी डबल हो गया। इसकी वजह से अमेरिकन अर्थतंत्र को फायदा हुआ, क्योंकि अमेरिका इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ द फॉसिल फ्यूल हाइड्रोकार्बन्स। हाँ, वहां जो स्थानिक लोग हैं उनको, जैसे मैंने पहले बताया कि जो गैसोलीन के भाव जो $3 से कम थे प्रति गैलन, वो बढ़कर $5 के करीब चले गए। तो काफी
उनके लिए महंगाई झेलने की नौबत आ गई। मगर इनकी जो बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियों में एक्सॉन मोबिल, जो अमेरिका की एक महाकाय तेल कंपनी है, उसकी आय में मार्च 2026 एक महीने में ही 5 अरब डॉलर यानी कि 5,000 मिलियन डॉलर्स उतनी बढ़ोतरी हुई। आप समझ सकते हैं। और 5,000 मिलियन के ऊपर 2 शून्य लगा दीजिए, 5 लाख हुआ। 5 लाख मिलियन, ये हमने रुपये में कन्वर्ट किया, इसलिए करोड़ में कन्वर्ट करते हो तो 50,000 करोड़ रुपया एक ही कंपनी की आवक मार्च महीने में बढ़ी। 50,000 करोड़ एक्सॉन की। सिमिलरली दूसरी कंपनियों की भी आवक जो है, इनको भी विंडफॉल गेन मिला। इस शेवरॉन है, एक्सॉन मोबिल है, जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबको फायदा मिला। धड़ल्ले से पैसे कमाए, धड़ल्ले से मुनाफा कमाए, और अमेरिकन अर्थतंत्र को इसका फायदा हुआ है। हालांकि जो आम आदमी है जो अमेरिका में रहता है, उसको नुकसान है। कीमतें बढ़ी है, नौकरियां कम हुई है, और भी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ी है। युद्ध का खर्च आएगा, वो भी अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, उनकी तिजोरी पे आएगा। मगर जहां तक तेल की आय है, तो अकेली एक्सॉन कंपनी की मार्च महीने में अकेले में 5 अरब डॉलर, 1,000 मिलियन मेक्स 1 बिलियन, तो 5,000 मिलियन एंड 10 मिलियन मेक्स 1 करोड़, यानी 500 करोड़ डॉलर। अब इसको 100 का गुणक लगा दीजिए, 50,000 करोड़ रुपया अकेली कंपनी का मार्च महीना में मुनाफा बढ़ा। शायद रिलायंस का बैलेंस शीट देख लीजिए, वो पूरे साल में जो मुनाफा करते हैं, इससे 5 गुना हो गए, 4 से 5 गुना एक ही महीने में। तो अब ईरान को फायदा हुआ, वो भी लड़ रहा है। अमेरिका को फायदा हुआ, वो भी लड़ रहा है। मगर उनकी निजी कंपनियों को फायदा हुआ। ईरान में तेल सरकार के मालिकी का है, इसलिए सरकार को फायदा हुआ। तो इस लंबी बात को छोटी करके अगर बोला जाए, तो ईरान की जो रोजाना आय थी, क्योंकि वहां सरकार की आय होती है, ये उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जो इनकी चीजें जो एक्सपोर्ट होती है, उनमें कटौती हुई है बिकॉज ऑफ द वॉर कंडीशंस। अमेरिकन घेराबंदी नौसेना की, उसकी वजह से। इसके कंपैरिजन में अमेरिकन तेल कंपनियों को बड़ा बड़ा तगड़ा नफा हुआ है, मगर अमेरिकन अर्थतंत्र को इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा है। और अमेरिकन आम आदमी जो है, उसको तो घाटा ही है। नौकरियां गति है, महंगाई बढ़ी है, ऊर्जा की कीमतें बढ़ी है, बचत कम हुई है। तो अमेरिकन प्रजा घाटे में है, ट्रंप की बेवकूफी की वजह से। ईरान की जो भी आवक है, राष्ट्रीय आय बढ़ी है, ये फर्क है। मगर अगर ये सोचते हैं आप कि ये झगड़े में नुकसान ही नुकसान है, तो मैं नहीं मानता एक भी चैनल पे इस बात की चर्चा हुई हो। मैंने इसीलिए ये पसंद किया कि युद्ध जो है, युद्ध में सबको नुकसान ही होता है, ये मान के चलना भी गलत है। कहीं ना कहीं विंडफॉल गेन भी हो सकता है। तो ये हाल है। अभी फिलहाल तो अमेरिका की जो इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही थी ईरान के साथ, वो आगे नहीं बढ़ी है। मगर आशा करते हम फिर से मिलेंगे ये लोग।
क्योंकि रूस और चीन दोनों भी इसके पीछे लगे हुए हैं। किसी को युद्ध नहीं चाहिए, किसी को इस दुनिया में अशांति प्रवर्ते और इतने विनाशक शस्त्रों का प्रयोग हो, वो नहीं चाहिए। चाइना अकेले के पास हाइड्रोजन बॉम्ब है। चाइना ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रदर्शित किया था ये टाइम इनकी विक्ट्री डे की परेड में, वो एक साथ 20 अणु शस्त्रों को ले जा सकता है और दुनिया में अलग अलग 20 टारगेट पर 25 मिनट के अंदर अंदर घातक घा कर सकता है। ये ताकत चाइना के पास है। वो हाइड्रोजन बॉम्ब भी कैरी कर सकता है। हाइड्रोजन बॉम्ब चाइना के अलावा किसी के पास नहीं। तो चाइना अकेला एक देश ऐसा है कि जो एक ही बारी में पूरा युद्ध नहीं, पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। और इसीलिए जब ट्रम्प धमकी पे धमकी दे रहे थे, तब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, उनकी बात याद रखने जैसी है। उन्होंने बोला था चला ले, गोलियां चलाना है इनको, मगर अमेरिका ये याद रखे कि पहली गोली वो चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे, मगर वो आखिरी होगी। युद्ध शुरू वो करेंगे, खत्म हम करेंगे, कुछ नहीं बचेगा उनके पास। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि युद्ध जब अगर ये पैमाने पे जाता है तो इस विश्व में शायद कुछ नहीं बचेगा। ये नेतन्याहू नाम का पागल आदमी, घातक क्रूरता से पीड़ित आदमी, जिसपे कई तरह के लांच रुश्वत से लेके आक्षेप साबित हुए हैं वहां की कोर्टों में। अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो उसे जेल में जाना पड़ेगा। युद्ध खत्म हो जाता है, इलेक्शन आता है तो हार जाएगा। और ट्रम्प की इज्जत आबरू की भी धज्जियां उड़ गई है अमेरिका में। अमेरिका में इतिहास में आज तक जो प्रदर्शन हुए उसमें ज्यादा से ज्यादा 30 लाख लोग रास्तों पे उतर आए थे। अभी अभी जो प्रदर्शन हुए ट्रंप की नीतियों के सामने, युद्ध के सामने, अमेरिका को उसने जो घसीटा है नेतन्याहू की वजह से, उसके सामने जो अमेरिका में प्रदर्शन हुए, लोग रास्ते पे आ गए। 90 लाख लोग रास्ते पे आ गए, 3 गुने। आज तक का जो रिकॉर्ड था 30 लाख का, उसको 3 टाइम तोड़ के 90 लाख लोग रोड पर आ गए। मध्यावधि चुनाव नवंबर में होने वाला है। अगर हुआ ट्रंप हारेगा। ट्रंप का भविष्य क्या होगा पता नहीं। इम्पीचमेंट आ जाए या जेल में भी जाना पड़े, प्रमुख पद से हाथ धोना पड़े। ये वजह है दोनों के लिए। इजराइल का महाक्रूर जूइश, बाय द वे ट्रंप का जमाई है, वो भी जू है, वो भी यहूदी है। और द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तब जूइश कम्युनिटी, जियोनिस्ट पंथ बोलते हैं, जियोन को जो पूछते हैं, साइनेगॉग होता है इनका, उनके देवल को साइनेगॉग बोलते हैं। उनके बारे में उनके साथ पूरे विश्व की सहानुभूति जुड़ी थी, क्योंकि हिटलर ने भयंकर नरसंहार किया था, हॉलोकॉस्ट, मास संहार किया था। मगर नेतन्याहू की क्रूरता ने ये सब भुला दिया है। स्कूल की बच्चियों ने क्या बिगाड़ा था, पढ़ रही थी बेचारी सुबह सुबह। एक लड़की का हाथ तो बाजू वाली लड़की के टिफिन में था और उड़ गया। गाजा पट्टी में न दवाइयां जाने देना, न खुराक जाने देना। 1 लाख लोगों को तड़पा के तरसा के मारा है नेतन्याहू नाम के राक्षस। आज पूरी दुनिया यहूदियों के नाम से नफरत कर रही है। आज तक पूरी दुनिया यहूदियों के नाम से मोहब्बत करती थी, सिंपैथी थी, सहानुभूति थी। आज नफरत कर रही है। हमारी कर्म कथनी देखिए। हम फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले, अरब आशर अराफात को हमारा दोस्त गिनने वाले पहले देशों में से थे। और उनके संबंध जब तक
यासर अराफात रहे तब तक हिंदुस्तान के साथ काफी मधुर रहे, आज भी अच्छे हैं। इजराइल के साथ हमारे ऐसे कोई मधुर संबंध नहीं रहे, हमारे कोई प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गए। अब के हमारे प्रधानमंत्री है वो दो बार इजराइल गए हैं, उसमें एक बार तो वो जाके आए, उसके दूसरे दिन इजराइल ने उनकी पीठ के पीछे ईरान पे घात किया। तो हमारे देश के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। इजराइल हमारा दोस्त नहीं हो सकता। इतना क्रूर राष्ट्र जो स्कूल की बच्चियों को मार सकता है, इतना क्रूर राष्ट्र जो तड़पा तड़पा के भूख तरस से और हॉस्पिटलें उड़ा देकर, दवाइयां नहीं पहुंचने देकर गाजा पट्टी में नरसंहार कर सकता है, वेस्ट बैंक में नरसंहार कर सकता है, लीबिया में नरसंहार कर सकता है, वो देश के लिए सहानुभूति नहीं हो सकती। भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति है आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वत। हमारे मस्तिष्क में हर दिशा से अच्छे विचार है। हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना भी की, तो क्या की? सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी वनस्पति तक कोई दुखी ना हो। हमने जल को देवता गिना, वृक्ष को देवता गिना, प्रकृति को देवता गिना। वो संस्कृति हमारी संस्कृति है, ऋषि संस्कृति है। इजराइल वो संस्कृति का वाहक नहीं हो सकता। और जिस तरह का नरसंहार और क्रूरता इजराइल ने नेतन्याहू की लीडरशिप के चलते हुए दिखाई है, मैं मानता हूं कि दुनिया में किसी भी देश को इजराइल के लिए कोई संवेदना नहीं होनी चाहिए। ये क्रूर देश है, युद्ध के सब नीति नियमों को ताक पे रख के चलने वाला देश है। एक ऐसा देश है जिसकी नीतिमत्ता इतनी गिर गई है कि उसका प्रधानमंत्री को भी कोर्ट ने दोषित करार दिया है, फिर भी वो चालू है क्योंकि युद्ध चालू है। और इसीलिए शायद युद्ध चालू है कि नेतन्याहू जेल में नहीं जाना चाहता। यही हाल ट्रंप का है। देखे कहां तक चलती है। हमारे सबके भाग्य में कितनी यातनाएं लिखी है, पृथ्वी नाम के इस ग्रह के भाग्य में कितनी यातनाएं लिखी है। निर्दोष बच्चियों, स्कूल चिल्ड्रन, बीमार लोग, अपाहिज, उनके भाग्य में कितनी यातनाएं लिखी है। और इधर इजराइल जैसे राक्षस देश कहां तक इस दुनिया पे छाए रहेंगे। तो दोस्तों, आज बस यही बात करनी थी कि तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका और ईरान दोनों को तगड़ा फायदा हुआ है। यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप के देशों को उतना ही बड़ा नुकसान हुआ है। हमें भी नुकसान हुआ है क्योंकि हमारी 80% ऑयल और गैस रिक्वायरमेंट हम आयात पे निर्भर है, तो हमें भी नुकसान हुआ है। सबके हित में है कि युद्ध खत्म हो जाए। युद्ध खत्म हो जाएगा तो भी तेल और गैस का जो सप्लाई है उसको नॉर्मल करने में कम से कम 3 से 5 साल लग जाएंगे। ओवरनाइट नहीं होगा। इससे किसी का भला नहीं होने वाला है, समझ के चलिए। हमारा भी नहीं, ईरान का भी नहीं, अमेरिका का भी नहीं। खाली दो लोगों की मूर्खता और नीतिहीनता के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है। एक है डोनाल्ड ट्रंप और उनके जमाई जो यहूदी हैं, और दूसरा है नेतन्याहू जिनके शब्दकोश में निर्दयता शब्द बहुत बड़े कैपिटल अक्षरों में लिखा है और करुणा शब्द गायब है। तो बस आज यहां ही रुकेंगे। नमस्कार। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। भारत माता की जय। 31 मिनट से